छात्र आप सबको मेरा नमस्कार। ताजमहल का टेंडर नाटक का अगला भाग आज पढ़ाने जा रहा हूँ। इस नाटक में शुरुआत में आपने देखा कि एक नर्तक मंडली नाटक की कथा के बारे में सूचना देती है। अब नाटक शुरू होता है। नाटक में क्या क्या होता है शुरू में, उसका विवरण अब मैं देने वाला हूँ। आपको पता है, यहाँ बादशाह शाहजहां इस जमाने में 20वीं शताब्दी के अंत में एक ताजमहल बनवाना चाहता है। यह एक कल्पित कथा है। जब ताजमहल बनाने का इरादा करते हैं तो उसके लिए क्या उस काम में वे सफल हो पाएंगे या नहीं, यही इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है। वे सफल ना होने के लिए क्या कारण है, अगर वे सफल होंगे तो क्या होगा, कितने दिन लगेंगे, इन सभी बातों को आप इस नाटक के माध्यम से जान पाएंगे। अब नाटक आगे बढ़ता है। नर्तक एक कहता है, बेचारा शाहजहां। ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಹಜಹಾನ್ ಪಾತ್ರದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಹಜಹಾನ್ ಬರ್ತಾನೆ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಥೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಶಹಜಹಾನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೀವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ। आप ऐसा सोचे कि आप दर्शक, आप एक नाटक देख रहे हैं। नाटक का नाम है ताजमहल का टेंडर। बेचारा शाहजहां। मंच के एक कोने में शाहजहां का प्रवेश। मंच पर शाहजहां पहली बार आता है। गमगीन बादशाह मुमताज की याद में डूबा हुआ था, गमों की बाढ़ में डूबा था। यहाँ शाहजहां की स्थिति ऐसी है कि पत्नी मर चुकी है। मरने के बाद उसकी याद में वह पूरी तरह से कमजोर हो चुका है। कमजोर हो जाना, निर्बल हो चुका है। और गम का मतलब है यहाँ दुख। हो गया था जिंदगी से बेजार, गम ही था इतना बेशुमार। इतना उसे दुख हो रहा है कि वह दुख के कारण बहुत निर्बल हो चुका है। दूसरा नर्तक कहता है, खोया हुआ था यूं ही एक रात, तभी हुई एक ऐसी बात। अपनी पत्नी की याद में सदा रहने वाला शाहजहां एक रात कुछ सोचता है। क्या सोचता है? एक नई बात सोचता है, मानो देख रहा था एक ख्वाब। उसने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? सूझा कि मुमताज की बने यादगार एक ऐसा शाहकार जिसका ना हो कोई जवाब, दुनिया में हो बेमिसाल। मुमताज महल की याद को ताजा रखने के लिए दुनिया में एक ऐसा स्मारक बनाना है जिसके सामने कोई दूसरा स्मारक ना हो। इतना सुंदर स्मारक बनाने का उद्देश्य, बनाने का इरादा यहाँ शाहजहां एक रात को करता है। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಹಜಹಾನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕವನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು। इस प्रकार एक रात को शाहजहां सोचता है। राजा था, जब राजा सोचता है तो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। और उसने क्या किया? बस, नर्तक एक बोलता है, बस फिर क्या था, जब राजा ने ही इस प्रकार निर्णय ले लिया है तो वह काम जरूर हो जाएगा। बस फिर क्या था, बुलवाया दरबार को बुलाया। दरबार में रहने वाले सभी मंत्री सभी वहां आ चुके। दरबारियों का प्रवेश नाटक है। नाटक में पहले शाहजहां आकर सिंहासन पर बैठा है और बाकी सभी दरबारी वहां आते हैं। अपने मंसूबों का किया इजहार और करा ऐलान की बनवाया जाए ताजमहल। सभी मनसबदारों को दरबारियों के सामने घोषणा कर दी कि ताजमहल बनाना है। सबके सामने उसने घोषणा कर दी, ताजमहल बनवाना है। क्या, क्यों ताजमहल बनवाना है? क्योंकि अपनी पत्नी की याद को ताजा रखने के लिए एक स्मारक बनाना है और उसका नाम दिया ताजमहल बनवाना है।
और सभी से कह दिया, दरबारियों से, मनसबदारों से, बुलवाए जाए कारीगर और फनकार। घोषणा हो गई, सभी कारीगरों को, विविध देशों के कारीगरों को बुलवाया जाए और फनकारों को, जो मेरे ख्वाब को करे साकार। जो मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है, मेरे सपने को पूरा करने वाले कारीगरों को जो आप कहीं से भी बुला सकते हैं, बुलाने का आदेश दे दिया। अब उसके सपने, एक ही सपना है, ताजमहल का निर्माण करवाना है। अभी दरबारियों के सामने उसका ऐलान भी, उसकी घोषणा भी हो चुकी है। करे साकार, सपना साकार हो जाएगा कुछ ही दिनों में, ऐसा वो सोच रहा है, इसलिए कारीगरों को बुलाने का आदेश भी दे चुका है। नर्तक 2 कहता है, और बुलवाए गए स्टेट के चीफ इंजीनियर श्रीमान जनाब गुप्ता जी। ताजमहल के निर्माण का काम देखना है, जिसकी जिम्मेदारी लेने के लिए स्टेट के चीफ इंजीनियर को बुलाते हैं। चीफ इंजीनियर थे गुप्ता जी। आप याद रखिए, यह प्रमुख पात्र है इस नाटक में। नाटकದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು, भ्रष्टाचार के केंद्र में रहने वाले हैं गुप्ता जी। वे स्टेट के एक इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर के पद पर आसीन है गुप्ता जी। उनकी जिम्मेदारी में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, अभी हुआ नहीं, होने वाला है। अब वह जिम्मेदारी देनी है, इसलिए राजा या बादशाह शाहजहां ने स्टेट के चीफ इंजीनियर गुप्ता जी को दरबार में बुलवाया है। गुप्ता जी का प्रवेश तथा शाहजहां के साथ मूक वार्ता का अभिनय। अभी गुप्ता जी आ गए हैं, आप कल्पना कीजिए, रंगमंच पर शाहजहां के सामने गुप्ता जी खड़े हैं और उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है, क्योंकि उन्हीं पर तो पड़ना था ये सारा भार। ताजमहल निर्माण का भार किस पर पड़ना था? गुप्ता जी पर, क्योंकि वे ही तो इंजीनियर थे, सब कुछ नक्शा वगैरह सब कुछ तैयार करने का भार उन्हीं पर पड़ना था। नर्तक के गुर्राया शहंशाह और दिया हुक्म। राजा ने या बादशाह ने हुक्म दे दिया कि गिनकर 7 दिनों में नक्शा तैयार हो जाए। गुप्ता जी जो स्टेट के चीफ इंजीनियर थे, उनसे कह दिया कि 7 दिनों के अंदर, गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 दिनों के अंदर नक्शा तैयार हो जाना चाहिए। किसका नक्शा? ताजमहल का नक्शा। और 8वें दिन से काम शुरू हो जाए। और ये कहता है, बादशाह आदेश देते हैं कि 8वें दिन में, 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು। 8ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಲಸ, ताजमहल का निर्माण का कार्य शुरू होना है। और शुरू हो जाए 8वें दिन में वह काम, शाही खजाना खोला जाए। शाही जो राजा का जो खजाना है उसे खोल दिया जाए। जितने भी पैसे चाहिए ले सकते हैं, लेकिन ताजमहल का निर्माण कार्य जल्दी शुरू होना है। कितने दिनों में? 8वें दिन में ही वह शुरू होना है। 7 दिन के अंदर उसका नक्शा तैयार करना है। कोई रोड आ रहा ना आए, कोई अड़चन बीच में नहीं होना है। और अब वक्त ना गवाइए, जाइए जाइए काम पर लग जाइए। आदेश मेरा कि अभी से काम शुरू कर दीजिए। ताजमहल निर्माण के लिए नक्शा बनाने का काम अभी से शुरू कर दीजिए। ಈಗಲೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶವಾಯಿತು। शाहजहां दरबारियों से ही चला जाता है। आदेश हो चुका, अब शाहजहां चला गया। सभी दरबारी भी उसके साथ चले गए। नाटक का दृश्य आपकी आंखों के सामने है। नर्तक एक बोलता है, अब गुप्ता जी हुए कुछ परेशान, तभी नजर आया चमचा सुधीर। अब गुप्ता जी स्टेज पर है, कुछ परेशान दिख रहे हैं। इतनी जल्दी 7 दिनों में नक्शा कैसे तैयार कर सकता हूँ? 8वें दिन में ताजमहल का निर्माण कार्य कैसे शुरू हो सकता है? तो इतनी जल्दबाजी में तो यह काम होने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा परेशान थे। और उतने में उनका एक चमचा था, टीए था, उसका नाम सुधीर। ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ, 7 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು, 8ನೇ ದಿನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಥೋಡಾ ಕಮ್ಜೋರ್ ಯಾ वे
नाराज नजर आते हैं और उतने में उनका जो चमचा था सुधीर पिए वह दिखता है। सुधीर का प्रवेश, यह भी एक प्रमुख पात्र है। उसे देखकर आया इत्मीनान, उसे देखकर थोड़ा भरोसा आया। ಇವನ್ ಜೊತೆಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, इसके साथ मिलकर मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अच्छा अब हम चलते हैं आगे, आप खुद ही देखिए श्रीमान। नर्तक बोलता है अब हम चलते हैं, अब आप खुद नाटक देख लीजिए। अब तक नाटक बताने वाले थे, नाटक की कथा, ये नर्तक मंडली, अब वे जाने वाले हैं, अब सीधा नाटक हम खुद देखने वाले हैं। दोनों नर्तक चले जाते हैं। सुधीर गुप्ता जी के पास आता है। अब मंच पर, मंच का मतलब है स्टेज, स्टेज में लीरो जारू गुप्ता जी है, स्टेज के चीफ इंजीनियर, और उसका चमचा जो पीए है वह है सुधीर। सुना कुछ तुमने सुधीर? सुना कुछ तुमने सुधीर? हाँ सर, सब कुछ सुना। हाँ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। गुड, पर तुमने सुना कैसे? तुमने सुना कैसे? तुम तो यहाँ थे ही नहीं। सर मैं तो आपकी सभी बातें चुप कर सुनता हूँ। आपकी सभी, देखिए उसका गुण पता चलता है। मैं आपकी सभी बातें चुप चुप कर सुनता हूँ, कद्दू मुಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। तो अच्छा अच्छा, वो तो खैर मुझे पता है तुम क्या करते हो, मुझे पता है। तो सुना तुमने, बादशाह सलामत ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं। हमारे बादशाह है ना शाहजहां, ताजमहल बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं। ताजमहल कट्टिसಬೇಕಂತ ಈ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು। कहते हैं दुनिया का सबसे यूनिक मेमोरियल होना चाहिए, यूनिक मेमोरियल, स्मारक, ऐसा स्मारक और कहीं नहीं होना है, ऐसे स्मारक का निर्माण होना है। ऐसा ख्वाब या सपना कौन देख रहे हैं? शाहजहां। सुधीर, बहुत बड़ा खेल लगता है सर, ये तो बहुत बड़ा खेल हुआ। इसका मतलब है इससे हम बहुत कुछ पैसा कमा सकते हैं। हाँ वाकई में बहुत बड़ा खेल है, वाकई में, रियली, सच में ये तो बहुत बड़ा खेल है। ठीक से खेला जाए तो अरबों में जा सकता है, अगर हम अच्छी तरह से इसका फायदा उठाएंगे। यहाँ खेल खेलने का मतलब फायदा उठाएंगे तो अरबों में जा सकता है। अरब का मतलब है 100 करोड़ के ऊपर का यह काम है, प्रोजेक्ट है। इट्स 100 मिलियंस गेम, इसमें 100 करोड़ से भी ऊपर का यह काम है, तो हमारे लिए भी अच्छा फायदा होने वाला है। अरबों में? सर मेरा तो सुनकर ही दिमाग घूम रहा है। अरबों का है, कोटि 100 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು। खेले ನನ್ನ तले घूम रहा है, सर चक्कर आ रहा है। बच्चे हो भी, बैठ जाओ, ठंडा पानी पी लो, थोड़ा ठंडा पानी पी लो। ये वक्त दिमाग घुमाने का नहीं है, ये तो वक्त है दिमाग के घोड़े दौड़ाने का। दिमाग के घोड़े दौड़ाने का मतलब क्या है? सोचने का वक्त है, या सोचने का वक्त है, चक्कर का कर गिरने का नहीं कि अब करना क्या है। अब तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, अब करना क्या है, क्या करे, किस प्रकार हम इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाए। सुधीर बोलता है यानी कि अब तो किस्मत खुल गई सर, हमारी किस्मत खुल गई, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ खुलाइಸ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ सर। जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग गया सर, खुल गई किस्मत, हमारी किस्मत, किस्मत, ಅದೃಷ್ಟ खुल गई, ಅದೃಷ್ಟ ತೆರೆದಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದೆ। ऐसे हंसो मत, तुम एक सरकारी नौकर हो और एक गवर्नमेंट सर्वेंट को यूं खुश होना शोभा नहीं देता। तुम एक सरकार के नौकर हो, इस प्रकार खुश नजर आओगे तो लोगों को अनुमान हो जाएगा, संदेह हो जाएगा तुम पर। क्यों सर, क्यों, क्या हंसना मना है या के? बस समझो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट है, नीति संहिता, क्योंकि हमारे लिए कुछ नीतियां होती है, सरकारी अफसरों के लिए कुछ नीतियां है, उसी के अनुसार हमें चलना है। ज्यादा खुश नजर नहीं आना है, ಹೆಚ್ಚು खुशी पर तो उसको बार दो। हम खुश नजर आएंगे तो सोचो लोग क्या कहेंगे। अगर हम बहुत खुश है तो लोग क्या सोचेंगे, हम पर क्या बातें करेंगे।
सोचो, यही ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स खूब मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, देखो कितने मौज में है, मस्ती कर रहे हैं, शायद बहुत पैसे लूट लिए होंगे, ಬಹಳ ದುಡ್ಡನ್ನ लूटी ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, जिससे हम सबकी बदनामी होती है, हमारा नाम बिगड़ जाता है, बदनाम होना, नाम बिगड़ना, ನಮ್ಮ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿನ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, क्योंकि हम कौन है, सरकारी नौकर है। ನೋಡಿ सरकारी नौकरों के बारे में यहाँ व्यंग्य करते हैं, देख है अजय शुक्ला जी, जमाना ही ऐसा है सर, ಕಾಲನೇ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, जमाना ही ऐसा है सर, आजकल तो ईमानदार आदमी खुलकर हंस भी नहीं सकता, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, आजकल तो ईमानदार आदमी जो प्रामाणिक व्यक्ति ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಗೋದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, हंस भी नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ सुधीर और गुप्ता जी अपने आप को ईमानदार आदमी कह रहे हैं, सच में ये ईमानदार आदमी नहीं है, आगे चलते चलते आपको पता चलेगा। कोई बात नहीं, हाँ बोलो क्या कर रहे थे? मैं क्या कर रहा था सर, बड़ी किस्मत की बात है जो ये प्रोजेक्ट आया, यही कह रहा था कि ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, नहीं तो कितने समय से यूं ही सूखे बैठे थे, कितना समय हुआ सर, हमारे पास एक भी काम नहीं था, और आज हमारे लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ आया है, तो हमारी किस्मत सचमुच में खुल गई है, कोई वर्क ही सैंक्शन नहीं हो रहा था, कोई दूसरा वर्क ही नहीं था ना, सच कह रहे हैं, वो लाल किले के एक्सटेंशन के बाद कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आया, लाल किला रेड फोर्ट, उसका एक्सटेंशन का काम मैंने ही किया था ना, उसके बाद कोई दूसरा काम आया ही नहीं था, और वो भी शुरू में कितना छोटा सा काम था, लाल किला से रेड फोर्ट एक्सटेंशन वर्क ಇವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು, वो तो बहुत छोटा काम था, ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು, इतना छोटा काम था, मुश्किल में से कोई 10 लाख का रहा होगा, 10 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು प्रोजेक्ट ही नहीं, 10 लाख का था ना शुरू में सर, सुधीर बोलता है सर आपने सर उस पर कितनी मेहनत करी, यहाँ मेहनत की, लेकिन उनकी भाषा में कभी कभी करी का प्रयोग करते हैं, आपने कितनी मेहनत करी, जो आखिर में 6 करोड़ पर वर्क पूरा हुआ, आपने इतनी मेहनत की कि वह वर्क जब पूरा हुआ तो 6 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया था, 6 करोड़ तुम आपने उस पर ಖರ್ಚು करवाए थे, 10 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 6 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, तो उसमें कितना इन लोगों ने खाया होगा, आप सोचिए, क्योंकि आप सभी समझदार है। गुप्ता जी बोलते हैं भाई हमें मेहनत करने की ही तो तनख्वाह मिलती है, हाँ 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 आप मुझे तनख्वाह क्यों देते हैं, वेतन क्यों देते हैं, मेहनत करने के लिए ना, इसलिए मेहनत करना मेरा कर्तव्य है, देखिए किस प्रकार बोलता है, और फिर मुझे 2 लड़कियों की शादी भी तो करनी थी, अगर मैं वो काम लाल किले के एक्सटेंशन का काम बढ़ाता नहीं तो मेरी 2 लड़कियों की शादी कैसे होती, तो गुप्ता जी ने अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए लाल किले के एक्सटेंशन का काम को बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया था, और उसमें से जो पैसे मिले उससे अपनी बेटियों की शादी करवाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, सरकार के पैसे इसने लूटे, और दोनों निबट गई लाल किले के एस्टिमेट में, 2 लड़कियों की शादी मैंने उसी एस्टिमेट में कर दी, बड़ा पुण्य का काम हुआ सर, सुधीर बोलता है आपने तो बड़े पुण्य का काम किया है, हाँ तुम्हारा कितना बना उसमें, मेरा तो कितना 2 लड़कियों की शादी हुई उसमें, तुम्हारा कितना बना, तुम्हें कितने पैसे मिले, कुछ खास नहीं सर, तुम्बा ಏನಿಲ್ಲ, कुछ खास नहीं, आप तो सब जानते ही है, सब बस आपकी ही कृपा है, आपने ही मुझे दिलवाया है था ना, ये समझिए सब कुछ मिलाकर मिला जुलाकर दोनों बच्चों का एडमिशन पब्लिक स्कूल में करा दिया, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೇನು ಅದರಿಂದ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ। अच्छा इन स्कूल वालों ने आजकल अपने रेट इतने बढ़ा दिए हैं, देखो ये स्कूल वाले आजकल रेट इतने बढ़ा दिए हैं, ಎಷ್ಟು फीस डोनेशन ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, जैसे बोल रहे ये लोग कुछ खाते नहीं, फिर सिर्फ वे लोग लूट रहे हैं, सचमुच में लूटने वाले कौन हैं, ये दोनों मिलकर लूट रहे हैं।
हाँ सर, ये तो आजकल टॉप का धंधा बन गया है। अब स्कूल चलाना टॉप का धंधा, सबसे बड़ा धंधा है पैसे कमाने के लिए। सुना है पान वाले भी आजकल स्कूल खोलने लगे हैं। जो पान का व्यापार करते हैं ना, ಎಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, स्कूल शुरू ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। क्यों शुरू करते हैं, खोल रहे हैं नए नए स्कूल पैसे कमाने के लिए, क्योंकि आज ये एक धंधा उद्योग ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ओफ, क्या जमाना आ गया है सर, ಎಂತ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ, क्या जमाना आ गया है। तो हाँ सर, क्या बताए, आजकल तो ईमानदार आदमी का जीना ही मुश्किल है। ईमानदार आदमी, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ईमानदार ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ईमानदार आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया है। बदकोदे कष्ट ಅಂದ್ರೆ अपने आप को ईमानदार आदमी समझ रहे हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। अगले वीडियो में मैं आगे बढ़ाता हूँ। आप सबको मेरा